बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 10 जो कि क्षेत्र मिति है, इसकी प्रश्नावली 10.3 करेंगे। प्रश्न 1, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न के 4 भाग दिए गए हैं। इन 4 भाग में आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। भाग ए में लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो भाग ए के आयत का क्षेत्रफल के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर लेते हैं। लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो यह 3 गुणा 4 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यह 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। भाग बी में लंबाई 12 मीटर दी गई है और चौड़ाई 21 मीटर दी गई है। तो क्षेत्रफल के लिए हम 12 मीटर को 21 मीटर से गुणा करेंगे। तो 12 को 21 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 2 होता है, 1 गुणा 1 1 होता है, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 1 2 2, 4 और 1 5 2। तो 12 गुणा 21 252 होता है। तो इस तरह से भाग बी के आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर होगा। भाग सी में लंबाई 2 किलोमीटर दी गई है और चौड़ाई 3 किलोमीटर दी गई है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर से गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। तो इस तरह से भाग सी का क्षेत्रफल 6 वर्ग किलोमीटर होगा। भाग डी में लंबाई 2 मीटर दी गई है और चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया गया है 70 सेंटीमीटर। इस 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से इसको भाग करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। तो 70 सेंटीमीटर का मतलब 70/100, 70 शतांश, इसको 0.70 लिखेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे। तो 2 मीटर को 0.70 से गुणा करेंगे। 2 गुणा 0.70 यह 1.40 होता है। तो इस तरह से भाग डी का क्षेत्रफल 1.40 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न 2, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। भाग ए करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसकी भुजा को भुजा से गुणा करते हैं। यहाँ पर भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो 10 सेंटीमीटर वाले इस भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 गुणा 10 होगा। भुजा सेंटीमीटर में है तो 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो भाग ए के वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा। भाग बी में भुजा 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल 14 गुणा 14 होगा और 14 गुणा 14 196 होता है। तो भाग बी के वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर होगा। भाग डी में भुजा दी गई है 5 मीटर का क्षेत्रफल 5 गुणा 5 होगा। 5 गुणा 5 25 होता है और भुजा मीटर में है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न 3,
तीन आयतों की विमाएं निम्नलिखित हैं। 9 मीटर और 6 मीटर, 17 मीटर और 3 मीटर, 4 मीटर और 14 मीटर। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम? बच्चों, पहले तो हम इन तीनों भाग में जो आयत दिए गए हैं इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना होता है। तो भाग ए के आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर गुणा 6 मीटर होगा और 9 गुणा 6 बराबर 54 और यह क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर होगा। भाग बी में आयत की भुजाएं दी गई हैं 17 मीटर और 3 मीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल 17 गुणा 3 बराबर 51 वर्ग मीटर होगा। भाग सी में आयत की भुजाएं दी गई हैं 4 मीटर और 14 मीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 4 मीटर गुणा 14 मीटर होगा। 4 गुणा 14 बराबर 56 होता है। तो इस तरह से यह क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर होगा। अब प्रश्न में पूछा गया है इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम? क्योंकि क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, 51 वर्ग मीटर है और 56 वर्ग मीटर है। इन तीनों क्षेत्रफल में से 56 वर्ग मीटर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है और 51 वर्ग मीटर सबसे कम क्षेत्रफल है। तो आयत सी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और आयत बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। प्रश्न 4, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो बगीचा है वो आयताकार है और इस आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दिया हुआ है और इस बगीचे की लंबाई 50 मीटर दी गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दी गई है, चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल को भाग करना होगा उसकी लंबाई से। तो इस तरह से यह चौड़ाई 300 बटा 50 होगी। 300 को हम 30 गुणा 10 लिख सकते हैं और 50 को 5 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाता है तो यह 30 बटा 5 आ जाता है। 30 को हम 5 गुणा 6 लिख सकते हैं और 5 को 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। 5 से 5 कट जाता है तो यह 6 आ जाता है। तो चौड़ाई 6 मीटर होगी। तो इस तरह से आयताकार बगीचे की चौड़ाई 6 मीटर होगी। प्रश्न 5, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आयताकार भूखंड दिया गया है जिसकी लंबाई 500 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है और इस भूखंड पर टाइल लगानी है और इस टाइल का जो खर्चा है 100 वर्ग मीटर का 8 रुपए है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइल लगाने का व्यय प्रति मीटर 8/100 रुपए होगा। अब हम कुल खर्चा निकालने के लिए इस भूखंड का कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्योंकि भूखंड आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। 500 गुणा 200 होगा। 500 गुणा 200 बराबर, यहाँ पर 4 शून्य आएंगी और 5 गुणा 2 10 होता है। तो इस तरह से कुल शून्य 1 के आगे 5 होंगे। तो यह क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग मीटर आ जाता है। अब हमने टाइल लगाने का खर्चा प्रति मीटर रुपए 8/16 है। तो कुल क्षेत्रफल पर हम टाइल लगाएंगे। तो टाइल लगाने का जो खर्चा होगा इस भूखंड पर 1 लाख वर्ग मीटर के लिए 8/100 गुणा 1 लाख होगा। यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता है। तो इस तरह से 8 गुणा 1000 बराबर 8000।
तो कुल खर्चा 8,000 रुपये आएगा। प्रश्न 6, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर यानी लंबाई जो दी गई है यह 2 मीटर है, मीटर में लंबाई है, और चौड़ाई दी गई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हमें मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, तो चौड़ाई को हमने मीटर में बदलना होगा। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर धन 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब 50 गुणा 1/100 मीटर होगा। तो यह 1 मीटर धन 50/100 मीटर, 50 शतांश मतलब 0.50 मीटर होगा। और 1 मीटर को जोड़े 1 मीटर को जोड़े 0.50 में, तो यह 1.50 मीटर आ जाता है। तो लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 1.50 मीटर है। अब मेज आयताकार है, तो मेज का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। 2 मीटर को 1.50 मीटर से गुणा करेंगे। 2 गुणा 1.50 यह 3 होता है, तो क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर होगा। बच्चों यहाँ पर 1.50 को 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 0, 2 गुणा 5 10, 1, 2 गुणा 1 2, 2 और 1 3। दशमलव 2 स्थान के बाद लगाएंगे। 1.50 में 2 स्थान के बाद है, तो इस तरह से यह गुणा 3.00 आती है, और 3.00 को हम 3 लिख सकते हैं। तो मेज का क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न 7, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता। इसका मतलब हमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना है। तो लंबाई तो 4 मीटर मीटर में दी गई है, और चौड़ाई मीटर और सेंटीमीटर 5 मीटर 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो चौड़ाई को हम मीटर में बदलेंगे। पहले हम लंबाई लिख लेते हैं जो कि 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दी गई है। बच्चों 3 मीटर को 3 मीटर ही लिखेंगे, धन 50 सेंटीमीटर को 50 गुणा 1/100 मीटर लिखेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो 50 सेंटीमीटर 50 गुणा 1/100 मीटर होगा। 3 मीटर धन 50 गुणा 1/100 50/100 होता है। 50 शतांश का मतलब 0.50 है। तो 3 मीटर को 0.50 मीटर में जोड़ेंगे तो यह 3.50 मीटर आ जाता है। और बच्चों 3.50 को हम 3.5 लिख सकते हैं, तो चौड़ाई 3.5 मीटर होगी। अब हम कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, क्योंकि फर्श आयताकार है। लंबाई 4 मीटर गुणा चौड़ाई 3.5 मीटर। अब 3.5 को हम 4 से गुणा करेंगे। 4 गुणा 5 20 होता है, 2 4 गुणा 3 12 और 2 14। दशमलव एक स्थान के बाद लगाएंगे। 14.0 को हम 14 लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्षेत्रफल 14 वर्ग मीटर आ जाता है। तो बच्चों आवश्यक गलीचे का क्षेत्रफल 14 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न 8, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो बच्चों इसको हम इस चित्र में दिखा लेते हैं। एक फर्श जो कि आयताकार है, ये हम चित्र में दिखा रहे हैं। फर्श हमने बना लिया है आयताकार। इसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है और इसकी भुजा 3 मीटर है।
तो इसको हम इस चित्र में दिखा लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया गया है, वर्गाकार गलीचा हमने इस फर्श के बीचों बीच बिछा दिया है, जिसकी भुजा 3 मीटर है। तो हमें फर्श का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। ये जो नीले रंग का बचा हुआ क्षेत्रफल हम चित्र में दिखा रहे हैं, इस क्षेत्रफल को हमने निकालना है। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमने आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, यह है आयत का क्षेत्रफल ऋण वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होगा। लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, भुजा 3 मीटर है। तो यह 5 गुणा 4 घटा 3 गुणा 3 होगा। 5 गुणा 4 20 होता है, ऋण 3 गुणा 3 9 होता है, और 20 ऋण 9 11 होता है। बच्चों, फर्श का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, यह 11 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न 9, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक आयताकार भूखंड दिया गया है, इसको चित्र में दर्शा लेते हैं। इस आयताकार भूखंड की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। अब इस आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली 5 क्यारियां, जो कि वर्गाकार हैं, फूलों की क्यारियां हैं, यह बना दी जाती हैं। तो इसको हम चित्र में दिखा लेते हैं। मान लेते हैं कि चारों कोनों पर यह क्यारियां बना दी जाती हैं, जो कि वर्गाकार हैं, और एक बीचों बीच बना दी जाती है। यह वर्गाकार क्यारियां हैं, इनकी भुजाओं की लंबाई 1 मीटर होगी। अब भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले तो आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद एक क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि वर्गाकार है। 5 क्यारियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए उस क्यारी के क्षेत्रफल को 5 से गुणा करना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। लंबाई आयत की 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, तो यह क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर आ जाता है। एक क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यारी वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होगा। भुजा 1 मीटर की है, तो यह 1 गुणा 1 बराबर 1 वर्ग मीटर होगा। 5 क्यारियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 5 को एक क्यारी के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, जो कि 1 वर्ग मीटर है। तो 5 गुणा 1 बराबर 5 वर्ग मीटर होगा। तो इस तरह से 5 क्यारियों का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर होगा। अब हम भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल को 5 क्यारियों के क्षेत्रफल से घटाएंगे। भूखंड का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, 5 क्यारियों का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर है, तो 20 घटा 5 बराबर 15। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न 10, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो बच्चों, भाग ए की आकृति को हम आयतों में तोड़ लेते हैं। ये हम चित्र में देख रहे हैं कि हम इनको आयतों में तोड़ लेते हैं। तो भाग ए की आकृति को हमने 1 2 3 4 आकृतियों में 4 आयतों में तोड़ लिया है। बच्चों, यहाँ पर पहले आयत के क्षेत्रफल को हम ए से दिखा लेते हैं और दूसरे आयत के क्षेत्रफल को हम बी से, तीसरे आयत के क्षेत्रफल को सी से और चौथे आयत के क्षेत्रफल को हम डी से दिखा लेते हैं। तो बच्चों, आकृति का कुल क्षेत्रफल आकृति ए, आकृति बी, आकृति सी
और आकृति डी इनके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हम आकृति ए को देख रहे हैं कि यह वर्गाकार है क्योंकि इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो आकृति ए का क्षेत्रफल 3 गुणा 3 होगा। आकृति बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी एक भुजा 2 है, 2 सेंटीमीटर है, और दूसरी भुजा हम इसको ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं इस चित्र में आकृति बी की दूसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए, इसकी चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए हमने 4 को 3 से घटाना होगा। तो इसकी दूसरी भुजा 4 घटा 3 होगी, बराबर 1 होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। तो आकृति बी का क्षेत्रफल 2 गुणा 1 होगा क्योंकि इसकी लंबाई 2 है और चौड़ाई हमने अभी ज्ञात की है जो कि 1 है। आकृति सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आकृति सी की एक भुजा तो 3 है और दूसरी भुजा के लिए हमने इस 2 को 1 से जोड़ना होगा। 2 और 1 3 होता है, तो इस तरह से आकृति सी वर्गाकार है जिसकी दोनों भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 3 गुणा 3 होगा। बच्चों, आकृति डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। लंबाई ज्ञात करने के लिए देखिएगा, ये हम चित्र में दिखा रहे हैं कि इसकी लंबाई का एक भाग 1 है और दूसरा भाग 2 है और तीसरा भाग 1 है। तो बच्चों, इस तरह से यह पूरी लंबाई 1 धन 2 धन 1 यह 4 सेंटीमीटर है। तो लंबाई 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बच्चों, ये हम चित्र में इसको दिखा रहे हैं कि यह भाग 2 है और इसके बाद क्योंकि यह 3 है तो इससे यह भाग ये 3 आ जाता है। अब हम इस पूरी लंबाई की बात करें तो यहां से इस पूरी लंबाई को हम कह सकते हैं कि ये 7 होगा क्योंकि ये 3 + 4 होगा। इस 3 को हमने 4 से जोड़ना होगा तो यह 7 होगा। अब हम आकृति डी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इस 7 में से इस 2 और इस 3 को घटाएंगे तो 7 घटा 2 घटा 3 बराबर 7 घटा 5 बराबर 2 आ जाती है। तो आकृति डी का क्षेत्रफल 4 गुणा 2 होगा। 3 गुणा 3 9 होता है, 2 गुणा 1 2 होता है, 3 गुणा 3 9 होता है और 4 गुणा 2 8 होता है। 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28। क्योंकि सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं तो आकृति का कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हम भाग बी की आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। बच्चों, इस आकृति को हम 3 आयत में तोड़ लेते हैं। पहले आकृति को ए से, दूसरी आकृति को बी से, तीसरी आकृति को सी से दर्शा लेते हैं। तो हमने ए, बी और सी तीनों का क्षेत्रफल निकालना होगा। आकृति ए आयत है और इस आयत की लंबाई 3 है और चौड़ाई 1 है, तो इसका क्षेत्रफल 3 गुणा 1 होगा। आकृति बी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। इसकी लंबाई 3 है। बच्चों, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्योंकि यह पूरी लंबाई 3 है, इस 3 को हमने 2 से घटाना होगा क्योंकि हम चित्र में देख रहे हैं कि यह भाग 2 होगा। तो आकृति बी की चौड़ाई निकालने के लिए हम 3 को 2 से घटाएंगे, यह 1 आ जाता है। तो आकृति बी का क्षेत्रफल 3 गुणा 1 होगा। आकृति ए और आकृति सी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। यह लंबाई 3 है और चौड़ाई 1 है, तो इसका क्षेत्रफल भी 3 गुणा 1 होगा। तो भाग बी की आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए आकृति ए, आकृति बी और आकृति सी के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। आकृति ए का क्षेत्रफल 3 गुणा 1 है, आकृति बी का क्षेत्रफल 3 गुणा 1, आकृति सी का क्षेत्रफल 3 गुणा 1। 3 गुणा 1 3 होता है, 3 गुणा 1 3 धन 3 गुणा 1 3। तो इस तरह से 3 धन 3 धन 3 9। तो कुल क्षेत्रफल इस आकृति का 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा क्योंकि सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। बच्चों पहले आकृति ए का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इस आकृति को दो आयत में तोड़ लेते हैं। पहला आयत इसको हम ए से दर्शा लेते हैं, दूसरे आयत को बी से दर्शा लेते हैं। तो भाग ए की आकृति का क्षेत्रफल ए का क्षेत्रफल धन आकृति बी का क्षेत्रफल होगा। बच्चों ए का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आकृति ए की लंबाई 10 है और चौड़ाई 2 है, तो इसका क्षेत्रफल 10 गुणा 2 होगा। आकृति बी का क्षेत्रफल, क्योंकि आकृति बी की लंबाई 10 है और इसकी चौड़ाई 2 है, आकृति बी का क्षेत्रफल 10 गुणा 2 होगा। 10 गुणा 2 20 धन 10 गुणा 2 20 और 20 धन 20 40। तो इस तरह से आकृति भाग ए की आकृति का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा। सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो क्षेत्रफल को हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब बच्चों भाग बी की आकृति को हम आयतों में तोड़ लेते हैं। इसको आयतों में तोड़ने से पता चलता है कि ये सभी आयत, इनकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो यह सभी वर्ग होंगे। और कितने वर्ग होंगे? 1 2 3 4 5 वर्ग होंगे। तो यहाँ पर कुल 5 वर्ग हैं, जिसमें प्रत्येक की भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 5 को गुणा करना होगा एक वर्ग के क्षेत्रफल से, क्योंकि सभी वर्ग एक जैसे हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 5 से गुणा करेंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यह 5 गुणा एक वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा। भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो यह 7 गुणा 7 होगा। तो यह 5 गुणा 7 गुणा 7 49 और 5 गुणा 49 245 होता है। तो इस तरह से इस आकृति का क्षेत्रफल 245 वर्ग सेंटीमीटर होगा। भाग सी करते हैं। भाग सी में हम इसको 2 आयत में तोड़ लेते हैं। एक का नाम आकृति ए रख लेते हैं, एक दूसरे आयत का नाम आकृति बी रख लेते हैं। आयत ए को अगर देखें, इसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 1 है, तो इसका क्षेत्रफल 5 गुणा 1 होगा। आकृति बी को अगर हम देखें तो इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई 1 है, इसका क्षेत्रफल 4 गुणा 1 होगा। तो भाग सी की आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत ए का क्षेत्रफल को जोड़ना होगा आयत बी के क्षेत्रफल से। आयत ए का क्षेत्रफल 5 गुणा 1 है और आयत बी का क्षेत्रफल 4 गुणा 1 है। 5 गुणा 1 5 होता है, 4 गुणा 1 4 होता है, तो कुल क्षेत्रफल 5 धन 4 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 12, एक टाइल की माप 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। पहले भाग ए करते हैं। क्योंकि एक पूरा क्षेत्र को ढकना है छोटी छोटी टाइल से, तो हमें टाइलों की आवश्यकता होगी। और कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमने छोटी टाइल का क्षेत्रफल निकालना होगा और पूरे क्षेत्रफल को, जिस क्षेत्रफल को ढकना है, उस पूरे क्षेत्रफल को एक छोटी टाइल से हमें भाग देना होगा। तो इस तरह से हमें कुल टाइलों की संख्या मिल जाएगी। भाग ए में क्षेत्र की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और लंबाई 144 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। यह 100 गुणा 144 बराबर 144 के आगे 2 शून्य 14,400 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई को गुणा करना होगा। यह 12 गुणा 5 है, तो 12 गुणा 5 बराबर 60। यह 60 वर्ग सेंटीमीटर होगा।
अब हम टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्षेत्र का क्षेत्रफल इसको भाग देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से। क्षेत्र का पूरा क्षेत्रफल 14,400 है, इसको भाग देंगे एक टाइल का क्षेत्रफल जो कि 60 है। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाता है। 1440 को 6 से भाग देंगे। 6 गुणा 2 बराबर 12 होता है। 14 में से 12 गया तो 2 आता है। 4 हम उतार लेते हैं। 6 गुणा 4 बराबर 24 होता है। 24 घटा 24 शून्य। अब ये जो बाकी शून्य बचा है इसको हम 24 के साथ लिखेंगे। तो 14,400 बटा 60 यह 1440 बटा 6 होता है और इसको हम हल करने के बाद 240 लिखेंगे। तो टाइलों की कुल संख्या 240 होगी इस क्षेत्र को पूरा ढकने के लिए। इसी तरह से भाग बी कर लेते हैं। भाग बी में क्षेत्र की लंबाई 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई 36 सेंटीमीटर दी गई है। तो पहले हम क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यह 70 गुणा 36 होगा और बच्चों 70 गुणा 36 2520 होता है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 2520 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब एक टाइल का क्षेत्रफल हमने पहले से निकाला हुआ है जो कि 60 वर्ग सेंटीमीटर है। टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम क्षेत्र का क्षेत्रफल को भाग करेंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से। तो यह 2520 बटा 60 होगा। यहां पर शून्य से शून्य कट जाता है। 252 को 6 से भाग दे लेते हैं। 6 गुणा 4 बराबर 24 होता है। 25 घटा 24 बराबर 1 होता है। 2 उतार लेते हैं। 6 गुणा 2 बराबर 12 होता है। तो इस तरह से 252 बटा 6 42 होगा। तो इस क्षेत्र को ढकने के लिए जिसका लंबाई चौड़ाई 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है 42 टाइलों की आवश्यकता होगी। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।